आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स टॉक विद ममता सुराना शो में। जैसा कि पिछले एपिसोड में जिसमें हमने माइनॉरिटी के लिए आपसे मिलवाया था माइनॉरिटी एक्सपर्ट श्री निरंजन जी जुम्वा से, जो कि माइनॉरिटी के बारे में, जैन माइनॉरिटी के बारे में कहा जाता है कि एनसाइक्लोपीडिया है। उन्हें हर छोटे से छोटे नियम का, हर छोटे से छोटे बातों का जो कि हमारे को फायदा पहुंचा सकती है, गवर्नमेंट से जिस वजह से हम लाभ ले सकते हैं माइनॉरिटी के बेसिस पर, वो सब उनको बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी है। और हमारे जो फर्स्ट एपिसोड है उसमें उन्होंने बहुत डिटेल से बताया था कि माइनॉरिटी और रिजर्वेशन इन दोनों में क्या अंतर होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा समाज, जो जैन समाज है, जब माइनॉरिटी में आया तो बड़ा ही खुश हो गया। कई लोग तो बड़े खुश हुए, लेकिन कई लोग बड़े दुखी भी हुए। उन्होंने ये सोचा कि कहीं हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जैसे तो नहीं, उस कैटेगरी में तो नहीं आ गए कि गवर्नमेंट से हमको कोई चीज खैरात में मिलेगी। तो ये सब चीजों की चर्चा जब मैंने निरंजन भाई साहब से की, निरंजन जी जुम्बा, उनसे जब की, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया कि माइनॉरिटी और रिजर्वेशन इन दोनों में क्या अंतर होता है। माइनॉरिटी होता है वो जो हमारे जैन समाज को मिला है, वो हमारी संख्या के आधार पर होता है। यदि पूरे राज्य की संख्या के हाफ 50% से अगर हम ज्यादा होते हैं तो हमारे बारे में सुरक्षा करने का, हमारे धर्म स्थानों की सुरक्षा करने का जो एक जिम्मेदारी होती है वो सरकार की भी होती है, और उसके लिए हम सरकार से डिमांड कर सकते हैं। ये होती है माइनॉरिटी। तो इस बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन था, जो कि हमारे फर्स्ट एपिसोड में मैंने क्लियर करवाया निरंजन जी से। और जो स्टूडेंट होते हैं हमारे जैन स्टूडेंट्स, उनको क्या क्या लाभ मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से, ये भी हमने चर्चा की थी पिछले हमारे एपिसोड नंबर 1, माइनॉरिटी द बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट्स के एपिसोड में। से पब्लिक की भारी डिमांड के बाद हमने ये एक और एपिसोड बनाने का तय किया, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि माइनॉरिटी से महिलाओं को क्या लाभ मिल सकता है और हमारे धर्म स्थानकों को क्या लाभ मिल सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम मंदिर, धर्मशाला, ये सब गौशाला वगैरह जैन के नाम से बना लेते हैं, और हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट इसमें हमको सब्सिडी देगी या हमको हेल्प करेगी। करेगी, लेकिन हमको वो लेना नहीं आता है। हमको उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, उसके लिए क्या जरूरी कागजात होते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज होती है, इन सब बातों की जानकारी नहीं होती है। तो इस सब जानकारी के लिए ये सब हमें कौन क्लियर कर सकता है, कौन बताएगा कि माइनॉरिटी क्या है, और ये जो रिजर्वेशन है ये माइनॉरिटी से कैसे डिफरेंस है। इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच फिर से निरंजन जी उपस्थित है। लेकिन आइए उससे पहले थोड़ा सा उनका परिचय भी जान ले कि आपने वैसे तो सोशियोलॉजी में यानी समाज शास्त्र में आपने एमए किया हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपने जो समाज सेवा कर रहे हैं, जैन, भारतीय जैन संगठन जिसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आप सदस्य हैं, और जो समाज में घूम घूम कर, गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर आप जो माइनॉरिटी के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं, अलख जगा रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है, जो हर डिग्री से बढ़कर काम है। ये है जो नए जनरेशन आ रही है और उसको भी आप ट्रेंड कर रहे हैं, उनको वर्कशॉप ले रहे हैं, और माइनॉरिटी के बारे में जो भी कंफ्यूजन हमारे दिमाग में है वो क्लियर कर रहे हैं, और इस तरह से हमारी नई पीढ़ी को भी समाज सेवा की ओर आप अग्रसित कर रहे हैं। तो आइए हम आपकी सभी की जोरदार तालियों से निरंजन भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं लेट्स टॉक विद ममता सुराना शो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अब क्योंकि मैं नारी हूँ और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को क्या अधिकार अल्पसंख्यक होने का है, क्या लाभ हमको मिल सकता है, उस बारे में भी आप थोड़ी सी चर्चा करिए। ममता जी देखिए, हाँ जी। अधिकार महिलाओं को मिलने ही चाहिए। हाँ जी। अगर छात्रवृत्तियों की बात करें तो छात्रवृत्तियों में 30% स्कॉलरशिप्स हमारी बेटियों के लिए रिजर्व्ड है।
ये एक बहुत ओके। बड़ा अधिकार है, क्योंकि ऐसा ना अच्छा। हो कि मेरिट लिस्ट बनती है, जब एप्लीकेशंस लगती है तो उसमें अगर बच्चियों का नंबर नहीं लग रहा है, छात्राओं का, तो ऐसा नहीं कि उनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो। तो जितनी भी टोटल स्कॉलरशिप्स हैं उसमें जो है 30% उनके लिए रिजर्व रखी गई है। तो ये एक हाँ बहुत जी। बड़ा एडवांटेज है। और चाहे वो अल्पसंख्यकता का विषय हो या दूसरे भी विषय हो, महिलाओं के साथ जो है वो कुछ विशेषाधिकार जो है या कुछ विशेष प्रावधान उनके लिए किए गए होते हैं। तो हाँ अल्पसंख्यक जी। में एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि अगर देखें तो इसके अलावा जो अंडर प्रिविलेज फैमिलीज की महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकती हैं। वो अपने पैर पर खड़ा होना चाहें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर सरकार की तरफ से उनको बहुत कम ब्याज दर के ऊपर लोन मिलता है, 1 लाख रुपए ओके। का या 2 लाख रुपए का, बरोबर है। 20 महिलाओं के साथ मिलकर भागीदारी से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जा सकता है। उसके लिए ओके। केंद्र सरकार की इस योजना में राज्य के अंदर कुछ ऐसे एनजीओ को अपॉइंट किया हुआ है, एम्पेनल किया हुआ है, उनके माध्यम से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा सकते हैं और उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई उनको कुछ आता तो है ही नहीं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेंगे हाँ। तो करेंगे क्या। तो उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, ट्रेनिंग के अंदर उनको ओके। स्टाइपेंड भी दिया जाता है। और जो अच्छा। एनजीओ हैं वो पूरे टेक केयर करते हैं कि ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत सक्सेसफुली चले और जो महिलाएं अपने पैर पर खड़ी हो सकें, उनका सक्षमीकरण हो। इस तरह की योजनाएं भी हैं। इसके अलावा ओ। एक योजना है सीखो और कमाओ। ये भी केंद्र सरकार की योजना है जो राज्य सरकारों में अलग अलग इंस्टीट्यूट के माध्यम से चलती है, जिसके अंदर स्किल ट्रेनिंग देने का प्रावधान है। हर राज्य के अंदर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो स्किल ट्रेनिंग देते हैं और उनमें अलग अलग जो स्किल्स की जो पाठ्यक्रम है वो चलाए जाते हैं। उसके अंदर भी 3,000 रुपए तक स्टाइपेंड देने का प्रावधान है। और जो हमारी बहनें जो 10th या 12th ड्रॉप आउट हैं और आगे कुछ कर नहीं पाई हैं, उनके लिए काफी अलग अलग स्किल्स के का जो है वो देने का है। तो उसके अंदर तो अगर वो ट्रेनिंग लेती हैं तो उनको सिर्फ ऐसा नहीं है कि साहब हमने ट्रेनिंग तो ले ली अब क्या करेंगे। उनको जो है कहीं नौकरी लगाना या उनको जो है उस तरीके से ट्रेनिंग देना कि वो स्वयं अपना काम कर सकें, वहां तक अरे की वाह। भी स्किल प्रदान की जाती है। ये अरे वाह। तो ये जो उनको मिलती है रकम, समझ लीजिए जो 3,000 या आप जो बोल रहे हैं, फिर उनको वो वापस करनी होती है? और कितने समय में करनी होती है, अगर करनी होती है, या नहीं करनी पड़ती है? नहीं, वो तो ट्रेनिंग लेने वाले पार्टिसिपेंट्स को स्टाइपेंड है, यानी वो एक अनुदान है, वो वापस नहीं करना है, वो वापस नहीं वापस नहीं करना करनी। है। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। तो समझ लीजिए अगर कोई सिलाई मशीन लेना चाहता है, या जैसे कोई अपना मेकअप का सेटअप करना चाहता है, ब्यूटी पार्लर का, या कुछ और इस तरह का, तो मेरे ख्याल से 3,000 काफी कम होता है उस हिसाब से। तो क्या कुछ और उसके साथ या अपनी डिमांड रख सकते हैं, या अपना बजट बता सकते हैं हम एक फॉर्म में कि भाई इतने 3,000 में कुछ नहीं होने वाला है? तो इस तरह से कुछ प्रावधान है महिलाओं के लिए कि भाई हाँ, आत्मनिर्भरता के लिए कम से कम इनिशियली 10,000 तो आपको चाहिए ही चाहिए, तब आप कुछ कर सकते हैं। नहीं, जो मैंने कहा मैं उसे फिर से हाँ दोबारा जी। से उसको मैं हाँ जी। एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हाँ जी। सीखो और कमाओ योजना के तहत हमारी हाँ जो जी। बहनें या बेटियां जो 10वीं पास या 12वीं पास तक ही शिक्षा ली है, उन्होंने आगे नहीं पढ़ाई की है, ऐसी बहनों के लिए ये योजना है जिसके अंदर डिफरेंट स्किल्स में उनको जो है स्किल देने का काम होता है। वो हाँ। लोकल इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से होता है, एक बात। दूसरा ये है कि जो मैंने 3,000 रुपए तक की जो स्टाइपेंड कही है, वो सिंगल टाइम 1 महीने के लिए नहीं है। यदि 6 महीने का कोर्स है तो 6 महीने तक प्रति माह 3,000 रुपए तक उनको देने का प्रावधान है। ये अलग अलग स्किल्स में अच्छा। अलग अलग हो सकता है, कहीं 2,000 होगा, 2,500 होगा, मैक्सिमम हाँ। 3,000 तक है। तो वो हर महीने का उनका जो है खर्चा पानी है वो ट्रेनिंग लेने निकल के लिए। जाता है। हाँ। हाँ। अब जो आपका ठीक। मूल प्रश्न है कि उसको उनको अगर कोई बिजनेस करना हो तो उसके लिए तो वर्किंग कैपिटल चाहिए, सेटअप खड़ा हाँ करना जी। है हाँ उनको। जी। जैसे अभी आपने हाँ ही जी। बात की कि भाई एक ब्यूटी पार्लर, तो ब्यूटी पार्लर घर पे चलाया जा सकता है अगर रूम है तो, लेकिन हाँ उसमें जो जी। जितना भी खर्चा करना है तो उसके लिए लोन देने का प्रावधान है। लोन हाँ मिलता है, लोन लेकर भी काम किया जा सकता है। और लोन की स्कीम्स ऐसा है कि बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक
कोई स्कीम में ही लोन लेना आवश्यक है। वहां से नहीं भी मिले तो दूसरी केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की इतनी योजनाएं हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मुख्यमंत्री सहायता योजना है, हर राज्य में जो है मुख्यमंत्री की सहायता योजना चल रही है, जिसमें विद्यार्थियों को भी सहायता मिलती है, बहनों के लिए भी बहुत सहायता मिलती है। अभी ये काम करने जैसा है। ममता जी, आप तो ये देखिए कि ऐसे कौन से पॉकेट्स हैं जहां पर हमारी बहनों को कहीं पैरों पर खड़ा, उनके पैर पर खड़ा होने की आवश्यकता है, और उन्हें हमसे कैसे आप कनेक्ट करा सकती हैं, वो आप जरा सुनिश्चित करिए, ताकि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाकर उनकी ट्रेनिंग पूरी करवाकर और उनको जो है वो इस लायक बना दें कि वो 10-20 हजार रुपए महीना कमाने लग जाए। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए और है भी, हम जिसके लिए प्रयास भी करते हैं। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं खुद कई महिला संगठनों से जुड़ी हूँ, कई सारी महिला संगठन की चेयरपर्सन हूँ, और काफी महिलाएं करीब करीब हमारे साथ में 5,000 तो महिलाएं कम से कम मेरे साथ में किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई हैं। तो अगर ये होता है तो एज अ कार्यकर्ता भी हमारी बहुत सी महिलाएं आगे आना चाहेंगी, और एज अ बेनिफिशियरी भी हम बहुत सी महिलाओं को आगे ला सकते हैं। अगर हमको खुद योजना का पता हो, हमको खुद ये सब चीजों का ज्ञान हो। इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाएं आजकल व्हाट्सएप बहुत पढ़ती हैं, और व्हाट्सएप पे काफी अच्छी चीजें भी आती है, जानकारी वाली चीजें भी आती है। तो अगर हम इसके नियम या इसकी जानकारी कुछ ऐसे 5-5, 6-6 वाक्यों में बनाएं और छोटे छोटे वीडियो डाल देवें व्हाट्सएप पे, तो अवश्य सारी महिलाएं इसको पढ़ेगी, और कम से कम 1 दिन में, 2 दिन में नहीं तो कम से कम महीने 2 महीने में उनको जरूर ये सब नियमों की जानकारी हो जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से बहुत फायदेमंद रहेगा, हम ऐसे हर महिला तक पहुंच सकेंगे। जी। आपकी क्या सोच है इस बारे में? नहीं नहीं, प्रयास करने चाहिए व्हाट्सएप में तो डालने में और उनके थ्रू सूचनाएं देने में। वो बेस्ट मीडिया है आज की तारीख में। सभी और कुछ इंटरनेट या और कुछ खोलना ना आता हो, लेकिन व्हाट्सएप सभी को खोलना आता है। तो हाँ उसका जी। लाभ जो है, हमारी सूचनाएं उन तक पहुंच सकती है और पहुंचनी भी चाहिए। ये आपने जो प्रस्ताव रखा है, इस पर हम कहीं वर्कआउट करेंगे, और इस तरीके के फ्लायर्स या कुछ भी बनाकर जो हम दे सकते हैं वो देने का प्रयास भी करेंगे। हाँ जी। थोड़े समय पहले तक ऐसा हम लेडीज लोगों में बहुत चला था कि जैन लिखो, हर जगह जैन लिखो, जैन लिखो, पर तब हम समझ नहीं पाए थे कि जैन लिखना क्यों आवश्यक है। हर फॉर्म में, गवर्नमेंट के फॉर्म में, स्कूलों के फॉर्म में, बच्चों के फॉर्म में, तो इसका क्या फायदा है और इसके पीछे क्या योजना हो सकती है गवर्नमेंट की? देखिए, आपने ये कहा कि क्यों लिखना चाहिए, तो हाँ बड़ा जी। सिंपल सा लॉजिक है कि अब मुस्लिम जो है वो अपने धर्म या जाति में मुस्लिम लिखता है, बरोबर है। हिंदू है तो हिंदू जी। लिखता है, सिख है तो जी। सिख लिखता है। तो फिर हम जैन जैन क्यों ना लिखें? हाँ हमें भी जी। जैन लिखना चाहिए। इस बात का हम एक तरफ बिल्कुल। जो है बड़े बड़े ये बैनर्स में नारे लगाते हैं कि गर्व से कहो हम जैन हैं। तो वो जैन गर्व की है। अनुभूति हमें जो है हमारी डे टू डे लाइफ में भी तो होनी चाहिए। जहां भी जरूरत है वो बिल्कुल। हम लिखें, है ना? तो वो लिखना चाहिए। दूसरा, ये अगर हम लाभों की दृष्टि से भी देखें, तो हम सिर्फ क्योंकि हमने आज तक जैन लिखा नहीं है, इसकी वजह से हम जितने अल्पसंख्यक प्रावधानों के तहत लाभ मिल सकते थे इन टर्म ऑफ मनी, उसमें हम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हमारी जनसंख्या सही नहीं आती है। जो एक्चुअल जनसंख्या है वो करीबन ऐसा यदि मैं कहूँ कि 2 करोड़ के आसपास हम हैं, और अ, हमारी ऑफिशियल जनसंख्या जो हर 10 साल के अंदर सेंसस होता है, एक दशक हाँ खत्म जी। खत्म हाँ होता जी। है, तो हाँ सेंसस जी। होता है अभी 2021 में होगा। तो उसके अंदर हमारी जो आंकड़ा आ रहा है वो बहुत गलत आ रहा है। वो एक्चुअल आंकड़े से बहुत कम है। तो ये आप, क्योंकि ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए विशेष रूप से है, तो मैं हाँ यहाँ जी। हमारी बहनों को ये मैसेज भी देना चाहूंगा कि 2021 में जब ये जनसंख्या जिसे सेंसस कहते हैं या मृदुमशुमारी कहते हैं, वो हो, तो हम इतने अलर्ट रहें और ये सुनिश्चित करें कि हमारे परिवार का जो है पूरा डाटा फीड किया गया है, जो सूचना दी गई है, और उसमें धर्म और जाति के कॉलम में हम सिर्फ जैन लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। क्योंकि जाति को लेकर, देखिए, धर्म को लेकर तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, हाँ बरोबर। जी। सब मानते हैं कि हम जैन हैं और हमारा धर्म जैन। जैन है। उसमें भी कुछ लोग तकलीफ देते हैं, वो उसमें भी पंथवाद जो है डालने की कोशिश करते हैं। हाँ। कुछ
कुछ इस तरीके भी प्रणाली चल रही है, मारवाड़ी जैन है या श्वेतांबर जैन है या दिगंबर जैन है, उसकी जरूरत नहीं है। सरकारी चौपड़े में या सरकार के अकाउंट में हम सिर्फ जैन हैं और हमें जैन ही लिखना है। और दूसरा ये है कि जाति को लेकर बहुत ज्यादा भ्रम है। इस तरीके के व्हाट्सएप भी मैंने देखे हैं कि नहीं नहीं, जाति तो हमारी जैन नहीं है, हमको उसकी जगह ये लिखना चाहिए। अगर हम खंडेलवाल हैं तो खंडेलवाल लिखें या पोरवाल लिखें या श्वेतांबर लिखें। इस तरीके की जो है बहुत गलत इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के जरिए जो है देने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कहीं भी हमारे गोत्र के अनुरूप जाति को जो मान्यता है वो सरकार में नहीं है। सरकार में अगर जाति की मान्यता है तो वो सिर्फ जैन के लिए है और जैन शब्द ही है, उसके अलावा कोई मान्यता नहीं है। तो जहां जरूरत पड़ती है लिखने की, वैसे तो मोस्टली धर्म पूछा जाता है और धर्म में जैन लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। और जाति का अगर कहीं कॉलम आ रहा है तो उसमें जैन लिखना चाहिए। ये इतनी जो है, हाँ, इतनी अलर्टनेस हमारी बहनों को यदि रहती है तो निश्चित रूप से ये आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होने वाला है। हाँ जी, जैसे मैं ममता सुराना हूं तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, जैन ममता सुराना। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ। लेकिन ये इसमें आप लिख रहे हैं वो नहीं, लेकिन आपका जो सरकारी रिकॉर्ड है वो क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी अगर आप जैसे जैन ममता सुराना लिखती हैं तो लिख सकती हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपका जो सरकारी रिकॉर्ड है, आपका सरकार में क्या नाम लिखा हुआ है, दैट इज इम्पोर्टेंट, वहां जैन होना चाहिए। तो जो आपका मूल प्रश्न था, मैं उस पर वापस आता हूं कि अभी हमारी बहनें जिनके बच्चे 10वीं कक्षा या 10वीं कक्षा से नीचे हैं, उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके नाम में जैन शब्द जुड़े, चाहे वो कुछ भी गोत्र लिखी हुई हो, कोई भी लिखी हुई, जैसे सुराना लिखी हुई है तो सुराना के आगे जैन लिखना चाहिए, चाहे आगे लगाइए या पीछे लगाइए, इट मेक्स नो डिफरेंस। अभी प्रश्न ये है कि ये हम सरकारी रिकॉर्ड कैसे ठीक कर सकते हैं। तो 10वीं तक का विद्यार्थी है, वहां तक हो सकता है, 10वीं पास कर ली उसके बाद नहीं होगा। सरकारी नियम है, कायदे हैं, एक एफिडेविट देना पड़ता है, कोर्ट में वकील से मिलेंगे, वो बना देगा और वो स्कूल में जमा कराना होता है, और स्कूल जो है वो उसमें फिर ना नहीं कर सकता, वो उनको जो है वो उनको वो नाम जो है चेंज करना। ऐसे जाति में भी अगर कुछ गलत लिखा हुआ है तो हम धर्म और जाति को भी चेंज करवा सकते हैं। ये सारे प्रावधान हैं। उसके लिए जो भी एविडेंसेस चाहिए या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सबमिट करने पड़ते हैं, बट दोज आर नॉट डिफिकल्ट, वो आराम से अवेलेबल होते हैं सब। लेकिन ये करना चाहिए क्योंकि ये किसी को पता नहीं है कि हमें हमारे जो रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड, उसमें हम एज ए जैन ही रजिस्टर्ड हों, ये आवश्यक है। ये हमारे पूरी समस्त जैन कम्युनिटी के हित में है। इंडिविजुअल परिवार के तो हित में है ही, लेकिन समस्त जैन कम्युनिटी के भी हित में यही है। इसलिए ये जिन भी बहनों के अभी संतानें 10वीं कक्षा या 10वीं कक्षा से नीचे हैं, वो मेहरबानी करके जब इस साल स्कूल खुल जाते हैं तो वो जाएं, रिकॉर्ड चेक करें, उसमें धर्म के कॉलम में क्या लिखा हुआ है। अगर अदर देन सिर्फ जैन, ऐसा कोई जैन नहीं लिखना है, गुजराती जैन, मारवाड़ी जैन या श्वेतांबर जैन, दिगंबर जैन, वो नहीं चलेगा। उसकी जगह सिर्फ जैन होना चाहिए और वो ऑफिशियल उसका करेक्शन या अल्टरेशन करवाया जा सकता है, तो वो करना चाहिए। इसी तरीके से नाम के अंदर भी जैन शब्द जुड़वा देना चाहिए। ये मेरी सबसे अपील है, प्रार्थना है, नम्र निवेदन भी है। हाँ जी, हाँ जी। कई महिलाओं का ऐसा भी कहना होता है कि जैसे ममता जैन, ममता जैन, ममता जैन, 10 ममता जैन है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अगर सब लोग जैन लिख देंगे। तो उससे बेहतर ये है कि जब अपन फॉर्म भरते हैं तो वहां कंपलसरी आप जैन का कॉलम में जैन डालिए, लेकिन भले आप जब नाम बोलते हैं या आप ऐसे किसी संस्था में अपना नाम बताते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ममता सुराना या जैन ममता सुराना, तो वो चल सकता है। लेकिन वाकई में जब सब जैन ममता जैन, ममता जैन, ममता जैन, ऐसे 100 ममता जैन हो जाएगी तो कैसे पहचानेंगे? ये आवश्यक है, ये समाज के और परिवार के हित में है कि हम जहां भी कहीं लिखना है जाति का या धर्म का, तो उसमें सिर्फ जैन लिखना है, ये आवश्यक है। ये समझ हम सबको अगर आ जाती है तो निश्चित रूप से जो अगला सेंसस होने वाला है उसमें हमारी सही जनसंख्या का आंकड़ा भी आ जाएगा, जो आज तक 72 सालों में नहीं आया है।
हाँ जी। तो सभी महिलाओं से मेरा निवेदन है कि जब 2021 में या जब हमने बच्चों के नए एडमिशन के फॉर्म जब भरे या कहीं भी जब सरकारी फॉर्म भरना आपको पड़े, तो कृपया जैन कॉलम जरूर रखे, जाति या धर्म की जगह पर। और ये नहीं कि दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन, मंदिर मार्गी जैन, ये नहीं लिखना है। हमको सिर्फ जैन लिखना जरूरी है, क्योंकि जो अनुदान हमको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी हमको अल्पसंख्यक सहायता मिलती, माइनॉरिटी जो मनी मिलती है या जो हेल्प मिलती है, वो हमारे नंबर के हिसाब से मिलती, कि हम कितने जैन लोग हैं उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट तय करती है कि इतनी रकम इस समुदाय के लिए देना जरूरी है, क्योंकि ये इतने ज्यादा लोग हैं। अभी क्या होता है कि अगर हम 50 लोग हैं और सिर्फ 5 लोग गिनती में दिख रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो हमको सहायता देती है वो 5 लोगों के लिए देती है। लेकिन जब तक हम 50 लोग दिखेंगे नहीं उनको, तो वो 50 लोगों के हिसाब से हमको प्रोवाइड नहीं करेगी। तो ये महिलाएं जो बहुत कंफ्यूजन में रहती कि जैन क्यों लिखवा रहे हैं, क्यों लिखवा रहे हैं, तो ये प्लीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इस बात निरंजन जी के द्वारा कि ये जैन लिखना क्यों जरूरी। अच्छा, एक हम थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज करते हैं। धार्मिक विषय पे या धार्मिक स्थानों के लिए हमको अल्पसंख्यक होने का क्या लाभ मिल सकता है और क्या हम नहीं ले पा रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हाँ जी। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 में अल्पसंख्यक हाँ जी। समुदायों के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, हाँ जी। जिसमें मुख्यतः हमारी भाषा, लिपि और संस्कृति के जतन हम करते हैं, उस ये बड़ा अधिकार, लेकिन इसे हम सही परिप्रेक्ष्य में समझ लें तो इसका लाभ मिल सकता है। आज तक मैं ऐसा कहूँ कि हमने शायद इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है कि किस तरीके से हम लाभान्वित हो सकते हैं। इसमें कहीं हमें इन टर्म ऑफ मनी बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि वास्तव में हमारी जो भाषा, लिपि और संस्कृति है उसका जतन हो रहा है क्या। देखिए, सरकार को तो ये पता नहीं है कि आपकी भाषा, लिपि और संस्कृति क्या है। संवैधानिक प्रावधान है, सरकार ये भी नहीं कहती है कि हम जो है इनका संरक्षण नहीं करेंगे, लेकिन संरक्षण की योजनाएं वो हमें सरकार के सामने रखने की आवश्यकता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों। तो अब वो हमारी योजनाओं पर विचार किया जा सकता है, उनके द्वारा उनको पास किया जा सकता है, उसके लिए बजट आवंटन हो सकता है, उसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता भी है। अभी बहुत सारे संस्थानों में मैंने अप्रोच भी किया जो अनुसंधान से रिलेटेड काम करते हैं। देखिए, सरकार ने तो योजना बना के रखी हुई है, बहुत सारे ऐसे लाभ भी मिलते हैं, जैसे कुछ राज्यों के अंदर हमारे पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए पैसा मिल सकता है। हाँ जी। हाँ, और कर्नाटक के अंदर, क्योंकि राज्यवार अलग अलग योजनाएं होती हैं, जहाँ जिसका जैसा बजट है राज्य का अल्पसंख्यक समुदायों के लिए उसके अनुरूप अलग अलग योजनाएं हैं। कर्नाटक के अंदर सामुदायिक भवन यदि हम बनाना चाहें तो जिला मुख्यालय पे है, अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है तो 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान है, लोन नहीं अनुदान है। और अन्य, हाँ, दूसरा अगर कोई तहसील प्लेस या दूसरा कोई शहर है जो मुख्यालय नहीं है, जिला मुख्यालय नहीं है, तो वहां पर 50 लाख रुपए तक का अनुदान है। तो इस तरीके से ये भी उसी उसी भावना के तहत या उन्हीं प्रावधानों में आता है कि हम हमारे भाषा, लिपि और संस्कृति का जतन कैसे करें, क्योंकि सामुदायिक भवनों में हमारे साधु संत आकर प्रवचन करते हैं, सारा धर्म से रिलेटेड सब कामकाज होता है, तो ये उसी के तहत ये सुविधाएं प्राप्त होती है। लेकिन ये सब राज्यों में नहीं है, लेकिन सब राज्यों में हो सकती है अगर हम प्रयास करें तो। हम एग्जाम्पल दें कि सर ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, संविधान का ये नियम ऐसा कहता है, ये अनुच्छेद में ऐसा लिखा है, इसके लिए बजट आवंटन करें। इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को, राज्य सरकारों को करने की आवश्यकता है। हम बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन केंद्र सरकार से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ राज्य सरकार से कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम इसके लिए यूनाइटेड नहीं होंगे, हम मिलकर काम नहीं करेंगे। देखिए क्या है कि अभी हमारे चारों पंथों का जो है वो संस्कृति हम अलग अलग क्लेम करते हैं। जैसे संथारा को ही ले लें तो संथारा चारों पंथों में नहीं है,
दो ही पंथों में, दो पंथों में नहीं है। तो ये जो है बेसिक प्रॉब्लम इस तरह की है। लेकिन सरकार को यदि अगर हमें कुछ भी चीज रखनी है तो वो चारों पंथों के माध्यम से एक साथ ही रखी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि ये दिगंबर समाज के लिए है, ये श्वेतांबर समाज के लिए है, वहां ऐसा नहीं चलेगा। तो अगर मैं आपके प्रश्न का सही परिप्रेक्ष्य में जवाब दूं तो जैन समाज की यूनिटी बहुत आवश्यक है। जब तक वो नहीं होगी हम किसी भी तरीके का धार्मिक लाभ नहीं ले पाएंगे। ओके, तो ये हमारे समाज को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि सरकार ने ये प्रावधान किया है कि आपकी संस्कृति, आपकी भाषा और आपकी लिपि वो बचाने के लिए सरकार आपको हेल्प करती है, अनुसंधान है, संवैधानिक रूप से हम उसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन हमें मिलजुल कर प्रयास करना है। हमें ये नहीं कहना है कि भाई आप लोगों का संथारा होता है तो आप देखो, आप लोग में दिगंबर साधु होते हैं तो आप देखो, अगर आपके साधु जी का एक्सीडेंट हो गया है तो आप लोग देखो। तो इस तरह से नहीं, ये पूरे जैन समाज की एकता के लिए पूरे जैनों को मिलजुल कर करना होगा। चाहे वो संथारे की बात हो, चाहे वो हमारे दिगंबर साधु की बात हो, और या चाहे हमारे साधु संत के तबीयत, स्वास्थ्य या उनके एक्सीडेंट के संबंध में अगर मांग लेना है, हमको अपने अधिकार लेना है या हमको लाभ लेना है, बोलना ज्यादा उचित होगा, सरकार से, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तो हमें मिलजुल कर सरकार पे ये दबाव डालना पड़ेगा कि भाई ये हमारी धार्मिक धरोहर है, ये हमारी धार्मिक संस्कृति है, प्लीज इसे बचाने के लिए हमारे लाभ जो हमारे अधिकार के रूप में आते हैं वो कृपया हमें मिले मिले। लेकिन उसके लिए क्या हमको कुछ रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपने, या ट्रस्ट बनाना होता है, या कुछ इस तरह की फॉर्मेलिटीज होती तभी हमको मिलता है, या मंदिर बना दिया और लाभ मिलने लग जाएगा? ये ममता जी, ये देखिए, अभी आपने साधु संतों की बात की थी। आपका जो प्रश्न अभी है उसका उत्तर मैं बाद में हाँ देता जी, हूँ। हाँ जी, पहले हाँ साधु जी, संतों की बात करें। हमारे हाँ जी। देश में प्रति वर्ष जैन साधु संतों की का देवलोक लगभग 800 से 1000 साधु संतों का देवलोक रोड हाँ, एक्सीडेंट में होता है। ये हम सबको एक्सीडेंट में पता है, होता बराबर। है। हाँ अभी जी, अगर हम देखें तो ये जो जितने भी साधु संत हैं हमारे, वो हमारी संस्कृति के एम्बेसडर हैं, करेक्ट। हमारे जो हैं। हाँ, तो उनकी उनकी सुरक्षा, जब हमारी संस्कृति की सुरक्षा की बात संविधान में लिखी हुई, तो हमारे साधु संतों की सुरक्षा होगी तो ही हमारी संस्कृति की सुरक्षा होगी। बचेगी। तो बिल्कुल। उनके उनके लिए जो है, हम जब वो विहार करते हैं तो हम सरकार सरकार से ये नोटिफिकेशन निकलवाएं कि साहब, ये आदेश पुलिस डिपार्टमेंट को और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हो कि जब हम अप्रोच करें कि साहब हमारे साधु आज यहाँ से यहाँ तक विहार कर रहे हैं, तो उनको जो है प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्शन मिले, इसके लिए जो है कुछ प्रयास करने चाहिए। और ये बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। अगर हम समझेंगे कि किस किस तरीके के हम लाभ अधिकार जो है उनका ले उपभोग कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से, क्योंकि आज हमें ये पता नहीं है कि हम किन अधिकारों को हमको मिल रहे हैं और उनको उन अधिकारों का उपभोग या उनका लाभ किस तरीके से लेना है, वो एक बहुत विशद सब्जेक्ट है, उसको समझना होगा। अगर वो समझे तो निश्चित रूप से लाभ ले सकेंगे। तो ये करना है। अभी आपका जो मूल प्रश्न था, फिर से एक बार बता दीजिए क्या था। रजिस्ट्रेशन का, कि क्या हाँ, हम रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर्ड होते हैं तो ही मिलता है, या बस मंदिर बनाया और मिल गया? देखिए, किसी भी अनरजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन के लिए कि कहीं चाहे वो अल्पसंख्यकता हो या दूसरा कोई प्रावधान हो, उसमें किसी भी तरीके का लाभ देने का नियम है ही नहीं। रजिस्टर्ड होना बहुत आवश्यक है। अगर हम रजिस्टर्ड ओ, संस्था हैं, चाहे वो मंदिर है या स्थानक है, अगर वो नहीं है तो हम हाँ, किसी तरीके के लाभ के अधिकारी नहीं है। अभी अ, अच्छा, हमारे, अब अगर हम वास्तविकताओं पर आए तो देखिए कि पूरा जैन हाँ, समाज जो है वो इस देश में लगभग 20 राज्य ऐसे हैं जिसमें बहुतायत में रहता है। कुछ 8-10 राज्य ऐसे हैं जहाँ बहुत बड़ी जनसंख्या है हमारी, लेकिन फिर सेग्रीगेटेड वे में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर जैन समाज बड़ी या कम, छोटी बड़ी जनसंख्या में है। और हमारा हाँ, एक कल्चर है कि हम जहाँ भी रहते हैं, चाहे हम वहाँ 5 परिवार ही क्यों ना हो, हमारा स्थानक या मंदिर अवश्य होगा। लेकिन वो हाँ जो है जी, सब अनरजिस्टर्ड ही पाए गए हैं, मोस्टली हाँ अनरजिस्टर्ड जी। पाए गए हैं। तो एक ओके। तो ये मैसेज समाज को देने की आवश्यकता है कि यदि हमें धार्मिक लाभ लेने हैं तो हमें हाँ हमारा जी, रजिस्टर्ड संस्था होना बहुत आवश्यक है। अगर वो नहीं है तो हम किसी भी तरीके का लाभ क्लेम नहीं कर सकते।
एक एक एग्जाम्पल से और मैं समझाता हूँ कि एक हमारा मंदिर है और उसमें किसी तरीके का कोई बहुसंख्यक समाज किसी तरीके से हमें प्रताड़ित कर रहा है, एनक्रोचमेंट करने की कोशिश कर रहा है या और किसी तरह की तकलीफ है, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से आधिकारिक तौर पर ये कहकर कि ये अल्पसंख्यक जैन समुदाय का संस्थान है और हमें जो है सुरक्षा दीजिए, ये हम अधिकार के तौर पर नहीं कह सकते क्योंकि हम अनरजिस्टर्ड संस्था हैं। अगर रजिस्टर्ड हो तो निश्चित रूप से, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी हैं। ऐसा नहीं है आज जैसे बंबई में, आप बंबई से हैं तो बंबई में जितने भी मुख्य रूप से देखें तो संस्थान रजिस्टर्ड संस्थान है, धार्मिक संस्थान, हमारे मंदिर हैं, स्थानक हैं, लेकिन वो रेगुलराइज नहीं है, उनका डॉक्यूमेंटेशन अपडेट नहीं है। कब जो है कोई एक ट्रस्टी उसमें से एक्सपायर हो गए या उन्होंने रिजाइन कर दिया, उनकी जगह दूसरा कौन आया, तो एक्चुअल बोर्ड जो है वो कुछ नाम बता रहा है जबकि पेपर्स में कुछ दूसरे नाम है। इस तरह की बहुत सारी विसंगतियां हमारे ट्रस्टों में हमें देखने को मिल सकती है जो नहीं होनी चाहिए। जी, मैं ये पूछ रही थी कि हमको फिर क्या रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत होती है? तो जैसे अगर मान लो हम कोई धार्मिक एनजीओज बनाते हैं या किसी प्रकार की धार्मिक का हम नया कुछ चालू करते हैं, तो उसका जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो क्या वो माइनॉरिटी का लाभ लेने के लिए वो एलिजिबल होती है? हाँ, बिल्कुल एलिजिबल हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो उनके ट्रस्ट को जैन अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध करें। उसकी एक प्रक्रिया है, कुछ उद्देश्यों में, कुछ नियमों में, कुछ क्लोज जो हैं वो जोड़ने पड़ेंगे। जो भी फॉर्मेट है या उसका जो लैंग्वेज है या टेक्स्ट है वो जो है उसको सर्कुलेट भी किया जा सकता है। और जो पुराने ट्रस्ट हैं उन्हें यदि लाभ लेना है कुछ, तो हाँ, फिर उन्हें ये अमेंडमेंट करना पड़ेगा उनके जो ओरिजिनल ट्रस्ट डीड के अंदर या बाईलॉज हैं सोसाइटी के, उसके अंदर सर्टन अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे उद्देश्यों में और नियमों में, जिसके पीछे उद्देश्य यही है कि ये संस्था जैन अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के लिए कार्य करने वाली संस्था है। ये उद्देश्य में जाएगा, उसका जो सूचना है वो जितने भी उद्देश्य है उसमें से कुछ निकालना नहीं है, एडिशनल ये डालने की आवश्यकता है। इस तरीके के ओके, एक दो और नियम हैं, उनको जो है ऐड करने की आवश्यकता उनको है। हाँ, उनको तो वो जोड़ देना अमेंडमेंट से पड़ेगा। होता है। लेकिन बेहतर तो यही जी हाँ। होगा कि जब हम कोई नया एनजीओ बनाते हैं, नई संस्था बनाते हैं, अगर उसको हाँ साथ में ही उसी समय माइनॉरिटी स्टेटस के साथ आप कनेक्ट कर दो, तो जी हाँ। शायद हमको एक तो एनजीओस का लाभ लाभ तो मिलेगा और दूसरा माइनॉरिटी का भी लाभ मिलेगा। ऐसा होता जी हाँ। है? जी हाँ, जी हाँ, ऐसा बिल्कुल, हो सकता बिल्कुल है। होता है, बिल्कुल होता है। देखिए लाभ लाभ में जब तक हम रजिस्टर्ड नहीं हैं और हमने जब तक अपने आप को अल्पसंख्यक समुदाय से, जैन अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध नहीं किया है, तब तक किसी तरह की लाभ की कोई जो है वो गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये गुंजाइश सब नहीं। होने पर अब ये हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके का लाभ ले सकते हैं, वो सेकंड ओके, इश्यू है, उस पर अलग वर्कआउट हो सकता है। लेकिन बेसिक ओके, चीज ये है कि ये हमको इतना, ये समाज में जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, चाहे वो मंदिर हो, स्थानक हो या तीर्थ क्षेत्र हो, उनके ट्रस्टीज को जो है ये सूचना जानी चाहिए कि हमें सर्टन अमेंडमेंट्स आवश्यक है करने, ताकि हम अपने इस संस्थान को अल्पसंख्यक समुदाय ये जानकारी जानी ओके, चाहिए। ओके। तो हमारे सभी दर्शक श्रोता जो भी सुन रहे हैं वो जरूर ये जान ले, क्योंकि हमारे समाज में दिन दुनी रात चौगुनी संस्थाएं बन रही है, कई एनजीओस बन रहे हैं, कई स्थानक बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं। तो जब बनने के समय या रजिस्ट्रेशन के समय ही अगर हम ध्यान रखें कि उसको माइनॉरिटी के साथ कनेक्ट कर दे, माइनॉरिटी स्टेटस भी उसी समय ले ले, तो हम जो लाभ के अधिकारी हैं वो शुरू से रहेंगे। तो शायद हमको अमेंडमेंट की बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो पुराने पहले के बने हुए हमारे एनजीओज है या हमारे मंदिर स्थानक हैं, उनके लिए हमको कुछ सर्टेन अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, कुछ उसमें जुड़ाव करने पड़ेंगे, ताकि वो भी हमारे माइनॉरिटी स्टेटस के साथ जुड़ जाए और जो लाभ हम जिस लाभ के अधिकारी हैं वो हमें मिले। मेरे ख्याल से निरंजन जी ऐसा जी कहना चाह रहे हैं आप। तो जी ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जिसका अगर हम माइनॉरिटी स्टेटस के साथ नहीं भी जोड़ पाए हैं और रजिस्टर्ड है वो पहले से,
तो उसमें भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। और लाभ भी क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये बाद की बात है। एक बार हम पहले अपनी तैयारी रखें, अपना पूरा जो होमवर्क है, जो पेपर वर्क है, वो कर लेवे तो हमें लाभ मिल सकता है। और जैसा कि आपने बताया कि कोई नए प्रकार का स्थानक बनाना है या कुछ धार्मिक जगह हमको बनानी है, तो उसके लिए भी हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमें हमारा माइनॉरिटी के हिसाब से उसका भी हमें फायदा मिलता है। कि उसके लिए मेरे ख्याल से आप 50 लाख रुपए बोल रहे हो। कर्नाटक, तो कर्नाटक वगैरह में क्यों 1 करोड़ रुपए मिला? वहां क्या विशेषता हुई, या कुछ अलग नियम के तहत वो रजिस्टर्ड है? नहीं, अलग नियम के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। देखिए, अच्छा। ये अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक संस्कृति को सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित तो है कि बस इतना ही है, नथिंग रॉन्ग। और बाकी सब राज्यों के अंदर हमें अप्रोच करने की आवश्यकता है कि कर्नाटक सरकार ये दे रही है तो ये हमें भी मिलना चाहिए। इस तरीके की योजना बिल्कुल। आप भी लाइए, हमारे लिए आप भी लेकर आइए योजना। इस तरह की हम जो है वो बात सरकार के सामने हमें रखनी चाहिए। ये जी। हाँ जी। कहा था कि महिलाओं के लिए है। तो मैं हाँ बहनों जी। से एक ही गुजारिश करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, परिवार की तो उत्तरदायित्व तो सभी निभाते हैं और निभाना भी पड़ता है, जरूरी भी है। एक अच्छा परिवार जो है वो महिलाएं ही दे सकती हैं और हाँ उनकी भूमिका पर कभी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहता परिवार में। वो हाँ जितना भी उनमें उनकी जो क्षमताएं प्रभु ने उनको दी हैं उसका वो भरपूर उपयोग करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और उनको मैं प्रणाम भी करता हूँ। प्रश्न ये है कि उनकी भूमिका समाज के लिए क्या होनी चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। जी। कहीं ऐसा होता है कि हमारी दैनिक चर्या में सब कुछ होता है लेकिन समाज मिसिंग होता है। वो समाज हाँ मिसिंग ना हो, हम समाज के प्रति हमारी संवेदनाएं हमेशा जागृत रहे। हम सोचे समाज के प्रति कि हम क्या कर सकते हैं। घर बैठे हुए भी, आपने अभी ये कहा कि भाई जीटो के या जियो के ऑफिस में बैठकर काम कर सकते, जरूरत नहीं है। हम जिस तरीके से सिस्टम बनाया हुआ है, हम जो ट्रेनिंग देंगे विद्यार्थियों की सहायता वो घर से बैठकर कर सकती है। हमारी पढ़ी लिखी बहनें आराम से कर बहुत सकती। बहुत अच्छा। हाँ हाँ, अभी आपको जो है थोड़ा इनिशिएटिव ममता जी लेने की जरूरत है। आप एक हाँ सर्कुलेट करिए कि इस तरह की ट्रेनिंग महिलाओं को दी जाएगी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस विद्यार्थियों की सेवा स्वरूप में करना चाहें। और उनको हाँ हम जो है सिर्फ ऑनलाइन ही ट्रेनिंग देंगे। दो दिन की 2 घंटे की ट्रेनिंग होगी। उनको हम एक्सपर्ट बना देंगे और वो आसानी से विद्यार्थियों की एप्लीकेशन कर सकेगी। अभी सिस्टम ऐसा है कि हर चीज जो है वो मीडिया पर अवेलेबल है, वेबसाइट पर अवेलेबल है। कम्युनिकेशन सारा जो है बहुत सिंपल हो गया है। तो न तो विद्यार्थी को उनके पास आने की जरूरत है, न हाँ विद्यार्थियों को उन्हें बुलाने की जरूरत है। तो देखिए, अपने धर्म में ज्ञान दान का जो है महत्व कितना महान हाँ है जी। वो आप सबको पता है। और अगर एक हमारे छोटे से प्रयास से एक ऐसे विद्यार्थी को जो जरूरतमंद है और उसको सरकार जो दे रही है वो हम सिर्फ दिलवाने का माध्यम बनते हैं, तो ये एक बहुत हाँ जी। बड़ा पुण्य का काम होगा। और मैं सभी हमारी बहनें जो आज यहाँ दर्शक के रूप में उपस्थित हैं, मैं उनसे ये हाँ जी। निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपना नाम ममता जी को लिखाएं, नंबर लिखाएं कि भाई अगर ऐसी कोई ट्रेनिंग होती है, एक तो आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आनी चाहिए कि ये ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी कीजिए। हाँ जी, बहुत सही बात कही। हम महिलाएं पूरी दुनिया की आबादी का आधा हिस्सा हैं, चाहे तो क्या नहीं कर सकती हैं। और अगर हमारे सामने कोई उद्देश्य है या समाज के लिए करने की कोई, अगर हमारे सामने कोई उद्देश्य रखा है तो हम तो जरूर ही कर सकते हैं। और निरंजन जी का साथ अगर हमें मिले, उनका गाइडेंस मिले, तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता है। ये स्वयं भी पूरा जीवन अपना समर्पित किए हुए हैं समाज के लिए, अंडर प्रिविलेज के लिए, हमारे माइनॉरिटी भाई बहन के लिए, हमारे पूरे कम्युनिटी के लिए। तो फिर हम इनके साथ में अगर बढ़ें तो हम भी जीवन में, समाज में कुछ न कुछ उत्थान तो कर ही सकते हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि आप जिस तरह से भी, जैसी भी अगर हम सहायता कर सके और जुड़ सके, साथ में मिलजुल करके काम कर सके, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी।
और इसी के साथ मैं निरंजन जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने बहुत समय आज दिया हमें, और मुझे तो आशा भी नहीं थी कि इतनी देर तक हम कुछ बातचीत कर पाएंगे, लेकिन आप तो ज्ञान का भंडार है, निकालते जाओ निकलते जाए, निकालते जाओ निकलते जाए। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे भी हम आपस में जुड़े रहेंगे और देखते हैं कि हम आपके साथ में क्या सीख सकते हैं। धन्यवाद। तो आज हमारे दर्शकों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की माइनॉरिटी के बारे में और जैन समाज माइनॉरिटी का कितना उपयोग कर पा रहा है, कितना लाभ ले पा रहा है, और इस लाभ के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं और कैसी तैयारी हमें रखनी चाहिए, इन सब बातों की जानकारी हमारे जो माइनॉरिटी एक्सपर्ट है श्री निरंजन जी जैन जिन्होंने आज दी। वो आशा करती हूँ कि आपको वो सब पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी, पसंद आई, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। धन्यवाद। मेरा ईमेल आईडी और फोन नंबर दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम किसी को इंट्रोड्यूस करें, ऐसी कोई ग्रेट पर्सनालिटी आपके आसपास है, तो कृपया हमें सूचित करें। धन्यवाद।